आपके विचार जानकर लाभान्वित हो चुकी। आज की हमारी इस कार्यशाला का विषय है कला समेकित शिक्षण। शिक्षा, शिक्षण, शिक्षक और शिक्षार्थी हमारी शिक्षण व्यवस्था के लिए 4 स्तंभ हैं। अगर ये 4 स्तंभ बराबर नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे, तो हमारी सोसाइटी, हमारा देश, विश्व तथा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये 4 स्तंभ कुर्सी की 4 टांगे भी हैं। इनको समरूप करना, इनका समरूप होना अति आवश्यक है। और आज का हमारा विषय भी यही है कि हमारी शिक्षा कैसी हो, हमारा शिक्षण कैसा हो। शिक्षा न केवल हमें ज्ञान देती है, अपितु विवेक और सूझबूझ भी देती है। और जब यह विवेक और सूझबूझ हमारे आचरण में आ जाता है, तो हम अपनी शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण कर जाते हैं। शिक्षक के रूप में हम स्वयं को गर्वित महसूस करते हैं तथा हमारे शिक्षार्थी जब पढ़ाई पूरी करने के बाद व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो वास्तविकता का सामना बखूबी करने में सक्षम हो जाते हैं। अब कहा भी जाता है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। अब इस विषय में, अभिव्यक्ति के विषय में कन्फ्यूशियस ने भी हजारों साल पहले कहा था, मैं जो सुनता हूं वह भूल जाता हूं, मैं जो देखता हूं वह मैं थोड़ा याद रखता हूं, और जो मैं करता हूं वह मैं समझ जाता हूं, और जो मैं सुनता, देखता, करता और समझ जाता हूं वो मैं दूसरों के साथ बांट सकता हूं। अब इन वाक्यों में एक्टिव लर्निंग के बारे में बहुत गहरी बात की गई है। अब आजकल हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, पैंडेमिक सिचुएशन है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और ऐसे समय में ये जानना हमारे लिए बहुत थोड़ा मुश्किल है कि कितने बच्चे हमारी बात सुन रहे हैं, कितने बच्चे हमारी बात समझ रहे हैं। अब अगर हम बोलने के स्थान पर बच्चों को कुछ दिखाएं, कोई वीडियो दिखाएं, कोई प्रेजेंटेशन दिखाएं, कोई चित्र दिखाएं, तो उनका माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। वो सोचने लगेंगे कि क्या इस चित्र को उन्होंने पहले भी कभी देखा है। वे खुद से या आपसे पूछेंगे कि इसके साथ क्या करना है, या वो खुद से पूछेंगे कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी, और जिस दिन बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए कला को पाठ्यक्रम का मुख्य भाग बनाया गया है। कला समेकित शिक्षण को हमारे पाठ्यक्रम का मुख्य भाग, पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। कला को पाठ्यक्रम के साथ 2 तरह से जोड़ा गया। कला पाठ्यक्रम के रूप में, जिसके अंतर्गत आर्ट, म्यूजिक, डांस, हस्तकला, कुकिंग आदि विषय जोड़े गए, जिनसे बच्चों को कोई ना कोई विशेष स्किल मिले, उनके अंदर कोई ना कोई विशेष स्किल डेवलप किया जाए, ताकि वो आने वाले जीवन में कुछ ना कुछ अपने बल पर करने में सक्षम हो सके। दूसरा, कला एकीकृत पाठ्यक्रम। कला को एक माध्यम के रूप में जोड़ा गया, एक पेडागॉजी के रूप में हर विषय के साथ जोड़ा गया। अब कला समेकित शिक्षण यही है हमारा, कि कला को हमने अपने विषय के साथ जोड़ना है। किसी न किसी कला के माध्यम से हमने अपने विषय के जो उद्देश्य हैं, जो हम बच्चों को देना चाहते हैं, वो हमने देने हैं। कला समेकित शिक्षण के उद्देश्य क्या है? कला समेकित शिक्षण कोई नया सिद्धांत नहीं है, ये हम पहले भी करते थे और अब भी कर रहे हैं। पहले कला एक विषय के रूप में पढ़ाते थे, अब हमने उसको एक माध्यम बना लिया है, जिसका प्रयोग हम अपने शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करते हैं, जॉयफुल बनाने के लिए करते हैं, बच्चे के समग्र विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, कि उसमें बौद्धिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसका शारीरिक विकास हो, हर प्रकार से बच्चे का विकास हो। तो इसलिए कला समेकित शिक्षण
वह शिक्षण है जहाँ कला को एक स्ट्रैटेजी के रूप में प्रयोग किया जाता है ताकि हम बच्चे को बेहतर समझ दे सकें, बेहतर ज्ञान दे सकें, बेहतर समझ और ज्ञान को वो अपने आने वाले समय में प्रयोग कर सकें। KS से हम नॉलेज दे सकें, उसको स्किल दे सकें, उसके अंदर एटीट्यूड एबिलिटीज पैदा कर सकें। कला ये एक ऐसा माध्यम है जो कि अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य सुखद वातावरण उत्पन्न करता है, कि हमारे कक्षा शिक्षण को समावेशी बनाता है। और जब सुखद अनुवाद बच्चे और अध्यापक के मध्य की दूरी को समाप्त करता है। जब हम क्लास में कोई भी एक्टिविटी करवाते हैं, कोई नाटक करवाते हैं, कोई स्किट करवाते हैं, कोई कविता पाठ करवाते हैं, कोई व्याकरण का खेल करवाते हैं, तो बच्चे अध्यापक के सामने बिना झिझक के, अपनी झिझक को भूलकर खुलकर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, खुलकर अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। तो इससे टीचर और स्टूडेंट, अध्यापक और विद्यार्थी का जो एक बीच का डर होता है, एक बीच का डिस्टेंस होता है, बीच की दूरी होती है, वो समाप्त हो जाती है। और कला समेकित शिक्षण जो है वो हमारी जो पुरानी रटंत प्रणाली है उसको भी समाप्त करता है, उसके स्थान पर लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देता है। एकाधिक बुद्धि का पता लगाने के लिए, अब एकाधिक बुद्धि, हर बच्चा यूनिक है, अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई कला है। अब कला समेकित शिक्षण का उद्देश्य है कि कक्षा का कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, हर बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा बाहर आनी चाहिए, हर बच्चे के अंदर छिपा स्किल बाहर आना चाहिए। सपोज हम जब कक्षा में कोई प्ले करवाते हैं, कोई व्याकरण की गतिविधि करवाते हैं, कोई क्विज करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, भाषण करवाते हैं, कविता पाठ करवाते हैं, तो हमें स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा के हर बच्चे की उसमें पार्टिसिपेशन हो। अब कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आर्टवर्क बहुत अच्छा है पर वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो रंगों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम डेकोरेशन का काम दे सकते हैं, क्विज की स्लिप्स बनाने के लिए काम दे सकते हैं, उनको ऐसे काम दिए जा सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे क्रिएटिव राइटर होते हैं, उनको हम लिखने का, डायलॉग लिखने का काम दे सकते हैं उनको हम। और इस तरह से कुछ बच्चे हमारी क्लास में ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होते हैं। जैसे हम क्लास में जब प्ले करवाते थे, कहीं से हमें कोई टेबल चाहिए, कोई चेयर चाहिए, हमें कोई प्रॉप्स चाहिए, बच्चे बड़ी जल्दी से मैनेज कर देते हैं कि वो डायलॉग नहीं बोल सकते बट वो रिसोर्सफुल बड़े होते हैं, उनको हमें वैसे काम दे देने चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस सारे काम को मैनेज कर सकते हैं, टर्न वाइज सबको, कि आपका ये हो गया, ये हो गया, ये रह गया, ये रह गया, वो बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं, तो उनको हम ये काम दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही एक्टिविटी में हम सारी कक्षा को इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर, हर बच्चे के अंदर जो भी स्किल है, जो भी प्रतिभा है, वो बाहर आए। और इस तरह से हमारे कला समेकित शिक्षण का उद्देश्य, जब हर बच्चे की प्रतिभा बाहर आएगी, हर बच्चा गतिविधि में भाग लेगा, तो हमें जो हम रिजल्ट्स चाहते हैं वो हमें मिल जाएंगे। कला एकीकृत शिक्षण के सिद्धांत, कला एकीकृत शिक्षण के सिद्धांत हैं जिन पर हमारा शिक्षण आधारित है। अब कला शिक्षण के सिद्धांत की भाषा को सिखाने के लिए हम अपने आप को तभी सफल मानेंगे जब हम कला के माध्यम से, किसी न किसी कला के माध्यम से बच्चों के अंदर स्किल्स, कोई ना कोई स्किल्स इनकॉर्पोरेट कर देंगे, कोई ना कोई स्किल पैदा कर देंगे। भागीदारी, रचनात्मकता के बच्चा पार्टिसिपेट करे, कुछ क्रिएट करे, विश्लेषण करे, सृजन करे, तर्क वितर्क कर सके। तो ये जो सारे सिद्धांत हैं, ये हमारे कला समेकित शिक्षण के प्रिंसिपल्स हैं जिन पर हमारा कला समेकित शिक्षण, ये जो हिंदी भाषा का शिक्षण है, जो हमने कला को जोड़ना है, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर टिका हुआ है कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग आए, विश्लेषण कर सके, तर्क वितर्क कर सके, अपना ओपिनियन रख सके,
चर्चा कर सके, अपने विचार प्रस्तुत कर सके, कुछ नया निर्माण कर सके। निर्माण करने में क्या है कि हमने उसे कुछ बता दिया, हमने उसे कुछ आइडिया दे दिया, वही बना के ना आ जाए। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करे बच्चा, अपने आप से कुछ सोचे, जो मैंने बताया उसके साथ कुछ अपना और ऐड करे, कुछ क्रिएट करे। और बच्चा जो है दूसरों की भागीदारी करे, अपने विचार प्रस्तुत करे, दूसरों के विचार सुने, सहयोग दे भी और सहयोग ले भी, और जरूरत पड़ने पर अपने अनुभव से सीखे, और अनुभव से जो वो करना चाहता है उसमें निपुण बने। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे, नई नई भाषण, कविता, प्ले, एक्टिविटीज करे, ताकि उसके अंदर की जो झिझक है वो दूर हो, दूसरों से सामंजस्यता बना सके, उसके अंदर नेतृत्व की भावना, लीडरशिप क्वालिटी पैदा हो, आत्मविश्वास पैदा हो, कुछ नया स्टार्ट करने में सक्षम हो सके, अपनी दूसरों को अपनी सेवाएं, सर्विसेज, दूसरों की हेल्प कर सके, हेल्प करने में वो सक्षम बन सके। तो ये हमारे कुछ सिद्धांत हैं जिनके ऊपर हमारा कला एकीकृत शिक्षण टिका हुआ है, कि बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स भी पैदा होनी चाहिए। अब मैं तो कहती हूँ कि इन सिद्धांतों का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जब हम कोई भी क्लास के लिए एक्टिविटी प्लान करें, कोई भी हम लेसन प्लान करें, एक्टिविटी प्लान करें, तो हमें ये स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि उस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। जो भी हम एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस एक्टिविटी के आउटकम्स क्या होंगे। और हम देखेंगे कि ये सारे स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, हमारी लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी, ये सब इंटरलिंक्ड होंगे। हम एक एक्टिविटी से ही बहुत से स्किल्स बच्चे के अंदर पैदा कर सकते हैं। जब हम बच्चे को कोई भी एक्टिविटी देंगे, सपोज हमने अब आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हम वीडियो बनाने के लिए देंगे, हम ऑडियो बनाने के लिए बच्चों को कहते हैं, हम कोई पीपीटी बनाने के लिए कहते हैं, तो बच्चा पहले तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचेगा कि मैं इसको कैसे बनाऊं। उसको वीडियो बनानी नहीं आती, उसको ऑडियो बनानी नहीं आती, तो वो क्या करेगा? खुद से नहीं करेगा तो दूसरों का सहयोग लेगा, दूसरों से बात करेगा, अपने व्यूज शेयर करेगा और दूसरों की बात सुनेगा, मतलब वो हेल्प लेगा, बोलेगा, दूसरों से बात करेगा। और हम कई बार देखते हैं कि बहुत इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं जो दूसरों से बात करने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि उनको काम करना है, अपना सीखना है, उनके अंदर सीखने की भावना जब आती है कि मुझे ये काम करना है, तो वो दूसरों से बात करते हैं, इनिशिएट करेगा किसी काम के लिए, तो जिससे उस बच्चे की रचनात्मकता बढ़ती है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और इस प्रक्रिया में जो हमने एक एक्टिविटी करवाई, उस प्रक्रिया में सभी सोशल स्किल अपने आप उसके व्यक्तित्व में, बच्चे के व्यक्तित्व में अपने आप आ जाएंगे। और ये हमारे कला शिक्षण का, कला समेकित शिक्षण का एक उद्देश्य है, अल्टीमेट उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स आए। अब कला समेकित शिक्षण जो है, उसके जो सिद्धांत हैं जो हमने अभी पीछे डिस्कस किए, वो सारे क्या हैं? विद्यार्थी केंद्रित है, क्योंकि इसका उद्देश्य ही विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है, विद्यार्थी के अंदर वो सभी स्किल्स पैदा करना है, कौशल पैदा करना है, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, लचीलापन, अनुकूलन क्षमता, सूचना मीडिया कौशल, वृद्धि, साहित्यिक कौशल। अब ये सारे कौशल बच्चे के अंदर हमें गतिविधियों के माध्यम से, अपना पाठ्यक्रम पढ़ाते पढ़ाते लेके आए। पाठ्यक्रम हमने पढ़ाना ही पढ़ाना है, पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चे को स्किल्स सिखाने हैं, ये कौशल सिखाने हैं उसको, शिक्षण कौशल, कि हम जब गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को कोई ना कोई, हमें जब गतिविधि करवाते हैं तो हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उस गतिविधि के माध्यम से बच्चे को कोई ना कोई नॉलेज जरूर मिले, उसको ज्ञान, कुछ नई चीज सीखने को मिले। और साथ में ये बात, इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि बच्चे की क्षमता का, उसकी रुचि का, उसकी इच्छा का, उसकी योग्यता का, जब हम बच्चे की इच्छा, योग्यता, रुचि के अनुसार उसको कोई एक्टिविटी देंगे तो बच्चा जरूर सीखेगा, बच्चा जरूर कोई ना कोई नई बात, उसको नई जानकारी जरूर मिलेगी, तो उसमें शिक्षण कौशल, सीखने का कौशल आएगा। उसके बाद जीवन कौशल, जो आज के समय की बहुत बड़ी मांग है, जीवन कौशल,
कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को नैतिक और मौलिक गुण सिखाना भी ज़रूरी है, ताकि वह एक अच्छा इंसान बने। पढ़ लिख कर डिग्रियां लेने वाले हमें बच्चे नहीं बनाने, हमें ऐसे नागरिक नहीं बनाने जिनके पास केवल डिग्रियां हो, उनके पास व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, वो एक अच्छे इंसान होने चाहिए जिनके अंदर मौलिक गुण हो, दया हो, सहानुभूति हो, ईमानदारी हो, प्यार हो। तो और साथ में एक और जीवन कौशल कि उनको बच्चों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी सिखाना है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे असफलताओं का सामना नहीं कर सकते। असफलताओं का सामना करने से बच्चे घबराते हैं, हम बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं। तो बच्चों को जीवन का सच का सामना करना जरूर सिखाना। हम लेसन पढ़ाते हैं, वो जीवन का सच पढ़ाते हैं, अरुणिमा सिन्हा वाला चैप्टर पढ़ाते हैं, तो साथ साथ बच्चों को कि एक दरवाजा बंद होने से सारे दरवाजे बंद नहीं हो जाते, जीवन में हमें आगे भी करना है, असफलताओं का सामना करना, चुनौतियों का सामना करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है सिखाना। और उन्हें सिखाना है कि हमें कभी निराश नहीं होना, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान जरूर देना है, जीवन कौशल सिखाना बच्चों को बहुत आवश्यक है। लचीलापन, अनुकूलन क्षमता, बच्चे को एडजस्टमेंट सिखानी है कि बच्चा परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सके, कि बच्चा या दूसरों को अपने अनुसार ढाल ले या स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाल ले, कि उसमें अनुकूलन क्षमता होनी चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना लचीलापन जरूर होना चाहिए कि वह या दूसरों के अनुसार ढल जाए या दूसरों को अपने अनुसार ढाले। एडजस्टमेंट बच्चे को जरूर आनी चाहिए कि जीवन में हर समय हमें हमारे अनुसार परिस्थितियां नहीं मिल सकती, कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां भी मिलती हैं, तो ऐसे में बच्चा रिजिड ना हो, उसको एडजस्टमेंट हमें सिखानी है। और बच्चे में स्वाभिमान होना चाहिए, बच्चे में अभिमान नहीं होना चाहिए, तभी अगर बच्चे में अभिमान आ गया तो वो अनुकूल बच्चों के साथ, दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बच्चों में ये भावना जरूर हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, बट मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये भावना नहीं होनी चाहिए। सूचना, मीडिया, अब आज के समय की, ये तो हमारे इस समय की बहुत बड़ी मांग है कि हमें जो समय चल रहा है इसमें इसको अपनाना है, परिवर्तन को अपनाना है, परिवर्तन के साथ चलना है। वर्तमान समय में अगर हमें आगे बढ़ना है तो परिवर्तन के अनुसार चलना पड़ेगा। पीडीएफ, पीपीटी, नेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे बच्चा, खोज करे और कुछ कुछ नया क्रिएट करे, और वो स्किल्स में, अपने स्किल्स में, उसके अंदर बहुत, बच्चे के अंदर बहुत कैपेबिलिटीज होती हैं, अपनी क्षमताओं को पहचाने, उसे उसकी क्षमताओं की पहचान करवानी है। और साहित्यिक कौशल कि हमारा इतिहास जो है वो भरा पड़ा है वीर गाथाओं से, हमें भी इतिहास की जो जितने भी हमारे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनसे शिक्षा लेनी है, उनके गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है। अब कला शिक्षा का महत्व क्या है? कला शिक्षण का, कला को हम हर विषय के साथ जोड़ रहे हैं। अब हमने देखा होगा कि हर विषय के साथ, साइंस के साथ, सोशल साइंस के साथ, मैथ्स के साथ, हिंदी के साथ, अब हमारे हिंदी शिक्षण में तो बहुत, हमारे पास बहुत ज़्यादा साधन है। अब इसका उद्देश्य क्या है? महत्व, सांस्कृतिक उद्देश्य, कि जब हम दूसरे प्रांतों के बारे में पढ़ते हैं, पिछली बार हमारे पास था ये तेलंगाना स्टेट था, हरियाणा और तेलंगाना का था, तो जब बच्चों ने तेलंगाना स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जानकारी कलेक्ट की, उन्होंने वहाँ की वेशभूषा के बारे में, ऐतिहासिक इमारतों के बारे में, खान पान के बारे में, तो इसका ये उद्देश्य है कि बच्चे अपनी जो संस्कृति है उसको शेयर करें, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानें। कल्पना शक्ति का विकास होता है कि बच्चे नई नई चीज़ें सोचते हैं। रचनात्मक शक्ति का विकास होता है कि बच्चे नई नई चीज़ों की रचना करते हैं, कुछ ना कुछ नया करने का सोचते हैं। सद्भावना का विकास होता है कि जब बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनमें आपस में सहयोग की भावना बढ़ती है, प्रेम प्यार की भावना बढ़ती है, एक दूसरे से मिलकर वो काम करते हैं, एक दूसरे के लिए सोचते हैं, एक दूसरे को मिलकर वो अपनी एक्टिविटी को सफल करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनमें सद्भावना का विकास होता है। सौंदर्य भावना का विकास, अब इसमें
बच्चे अपने काम को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी काम आपने देखा होगा, जब हम एक्टिविटीज देते हैं तो बस बच्चे उसको बहुत सुंदर बनाते हैं, इतने कलरफुल वे में बनाते हैं। जब हम लेसन्स भी पढ़ाते हैं तो बच्चे अपने लेसन से रिलेटेड कोई पिक्चर बनाते हैं स्टार्टिंग में, अर्थात अपनी नोटबुक्स को भी सुंदर बनाते हैं। जब हम उनको कोई एक्टिविटी सबमिट करने के लिए कहते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी फाइल को इतना अच्छे से डेकोरेट करके देते हैं, सौंदर्य भावना की, हर काम को सुंदर ढंग से करने की भावना का विकास होता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का विकास, कि बच्चे इन कविता, भाषण, प्लेस के द्वारा, क्विज के द्वारा, कोई भी एक्टिविटी जब हम ऐसी करवाते हैं तो उसके द्वारा उन्हें अभिव्यक्ति का मौका मिलता है, तो उनकी झिझक समाप्त होती है। मेन तो ये है कि उनके मन के अंदर जो एक डर होता है कि सब मेरे पर हंसेंगे, सब क्या कहेंगे, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, ये जो उनकी भावना होती है वो खत्म हो जाती है, उनकी ये झिझक खत्म हो जाती है। और इसका फायदा कई बार ये होता है कि बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बिना झिझक वो अध्यापक को या अपने साथियों से शेयर कर लेता है, और अगर उससे कोई शेयर करता है तो वो उसका समाधान उसको दे देता है, निदान दे देता है, कि उसकी झिझक बोलने की समाप्त हो जाती है। सर्वांगीण विकास, कि हम जब कोई भी एक्टिविटी प्लान करते हैं, कोई भी गतिविधि प्लान करते हैं, तो हम वाक के सिद्धांत पर आधारित एक्टिविटी प्लान करते हैं। उस सिद्धांत को हम ध्यान में रखते हैं, विजुअल, ऑडियो, रीडिंग, राइटिंग और बच्चे का शारीरिक विकास। तो जिससे क्या होता है, बच्चे का मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, और उसके साथ साथ उसमें समझ आती है, उसको ज्ञान मिलता है और उसका वो प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। बच्चे में रुचियों का विकास होता है, इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। जब बच्चे दूसरों को एक्टिविटीज करते हुए देखते हैं, कोई बच्चा भाषण दे रहा है, कोई बच्चा डांस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, इवन कोई मॉर्निंग असेंबली में प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो दूसरे बच्चों में भी उनकी देखा देखी, बच्चों में भी इंटरेस्ट पैदा होता है, तो वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो भी नृत्य में भाग लेना चाहते हैं, वो भी म्यूजिक में भाग लेना चाहते हैं, वो भी मॉर्निंग असेंबली में पोएम बोलना चाहते हैं, वो भी मॉर्निंग असेंबली में थॉट बोलना चाहते हैं। तो इस तरह से उनमें भी रुचि का विकास होता है। जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस में कई बार देखते हैं कि जब हम क्लास ले रहे होते हैं, कोई बच्चा अपनी एक्टिविटी दिखाता है, उसने बहुत सुंदर एक्टिविटी बनाई होती है, या उसने हम काम करवा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई पिक्चर बनाई होती है, फोटो बनाई होती है, तो वो हमें कैमरा पर दिखाता है, तो हम उसकी एप्रिसिएशन करते हैं, उसको शाबाश देते हैं कि हाँ बहुत सुंदर बनी है, बहुत अच्छी बनी है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे 10 बच्चे और हमें अपनी नोटबुक्स दिखा रहे होते हैं, तो इट मीन्स कि उसकी देखा देखी दूसरे बच्चों में भी रुचि पैदा हुई, इंटरेस्ट पैदा हुआ, और उन्होंने भी अच्छा काम करने की कोशिश की, अपनी नोटबुक को अच्छा बनाया या कोई एक्टिविटी की, देख देख के उन 10 बच्चों को देख के आगे। अब हमारा काम है कि बच्चे को एप्रिसिएशन देना, उसके काम की सराहना करना। तो सब बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होता है सीखने का, इससे रुचि का विकास हुआ, उन्होंने भी क्रिएट किया, उन्होंने भी पहले सोचा, फिर उसके बाद क्रिएट किया, रंग भरे, हर प्रकार का उसमें स्किल आया, क्रियाशीलता और अवकाश के समय का सदुपयोग। अब देखो, जब रुचियों का विकास हुआ तो बच्चे ने क्या किया, काम करने की इच्छा जागी उसमें, और जो खाली समय उसने व्यर्थ करना था उसने अपनी एक्टिविटी बनाने में प्रयोग किया। तो इस प्रकार से कला शिक्षण जो है वो हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई स्किल पैदा करता है, उसके खाली समय का प्रयोग है, या उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया, उसने अभिव्यक्ति पैदा की। तो इस प्रकार से हमारे शिक्षण का उद्देश्य पूरा हो जाता है। कला एकीकृत शिक्षण के क्या परिणाम है? परिणाम क्या होता है कि हम इतना करवाते हैं, आनंद का हमारा बच्चे जो हैं वो खुशी महसूस करते हैं, और बच्चों को कुछ देखकर जब हम देखते हैं कि उनको हमारा पढ़ाया हुआ पाठ, हमारा सिखाया हुआ पाठ समझ आ रहा है, तो टीचर अपने आप खुशी महसूस करता है। उसके बाद है वातावरण, कक्षा, विद्यालय, घर, समाज सभी में अच्छी सुंदर वस्तुओं के प्रति बालकों को जागरूक करना। अब बच्चे जो हैं अपने एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक होते हैं, और
बड़े कीन ऑब्जर्वर बन जाते हैं, हर चीज को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। बच्चों को किसी भी पहलू पर उनको अपने विचारों व भावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने योग्य बनाना। अवलोकन, निरीक्षण, खोज व अभिव्यक्ति द्वारा सभी इंद्रियों का आँख, कान ये सब खुले रखना। ठीक है ना, बच्चे को कहते हैं ना हम कि कीन ऑब्जर्वर बनते हैं, हर चीज को ध्यान से देखना। और देखकर बच्चों का पर्पस ये भी होता है कि हम भी ऐसा ही करेंगे और हम इसमें कुछ नया ऐड करेंगे। विद्यार्थी को विविध कलाओं को पहचानने व उनकी प्रशंसा करने योग्य बनाना। संवेदनशीलता और सौंदर्य समालोचना के अंतर्दृष्टि को विकसित करना। कला की शिक्षा को दैनिक जीवन व अन्य विषयों के साथ सह संबंधित कला करना। बालक को अधिक सृजनशील बनाना। बालक को राष्ट्र की मूल्यवान सांस्कृतिक विरासत के प्रति चेतन बनाना। चलो अब हम कुछ एक्टिविटीज डिस्कस करते हैं कि कला समेकित शिक्षण के अंतर्गत हम किन एक्टिविटीज को ले सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं। पोस्टर निर्माण, नारा लेखन, भाषण। अब इसमें देखो, पोस्टर निर्माण में बच्चा कम शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति करता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है, वो कुछ क्रिएट करता है, रंगों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से अपने आप को क्रिएट करने की कोशिश करता है। अपनी जो उसकी अभिव्यक्ति है, जो वो कहना चाहता है, उसको कहने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद है नारा लेखन, भाषण, कविता पाठ। अब नारा लेखन, भाषण या कविता पाठ, इसमें कविता पाठ में अब वो क्या करता है, भाषण में उसकी भाषा पर पकड़ बनती है, उसका उच्चारण शुद्ध होता है। जब वो भाषण देता है तो उसे पता लगता है कि उसे कहाँ पर अपनी आवाज, अपनी पिच हाई करनी है, कहाँ पर उसको लो करनी है। इसका मतलब उसे भाषा के उतार चढ़ाव का पता चलता है। कविता पाठ करता है, उसे लय का पता चलता है, रिदम का पता चलता है। तो इससे बच्चे की रीडिंग इंप्रूव होती है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण अच्छा बनता है, भाषा पर पकड़ बनती है, भाषा के उतार चढ़ाव की जानकारी मिलती है, लय के साथ भाषा को कैसे पढ़ना है। मोनो एक्टिंग, अभिनय, रोल प्ले। अब जब हम ये करवाते हैं तो बच्चे के अंदर जब वो स्टेज पर जाता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है, उसका स्टेज फोबिया खत्म हो जाता है। फोबिया जो है वो छोटी आयु में ही निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े लोग भी स्टेज पर जाकर घबराते हैं या स्टेज पर जाने से घबराते हैं। लेकिन जब बच्चे को हम पहले क्लास में ये एक्टिविटी करवाते हैं, फिर मॉर्निंग असेंबली में करवाते हैं, या जब स्कूल्स में फंक्शन होते हैं तब करवाते हैं, तो बच्चे का स्टेज फोबिया बिल्कुल खत्म हो जाता है और आत्मविश्वास आ जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसमें भी भाषा पर जब वो डायलॉग्स बोलता है, उच्चारण शुद्ध होता है, भाषा पर पकड़ बनती है उसकी। और उसके बाद चित्रकारी है, वीडियो है, वीडियो बनाता है। अब आजकल हम बच्चों को कहते हैं कि वीडियो बना के भेजो, बच्चा आसपास देखता है, मीडिया का प्रयोग करता है और नई नई चीज़ें सीखता है। इन्फोग्राफिक है, इन्फोग्राफिक इंफॉर्मेशन विद ग्राफिक्स, कि किसी चित्रों के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन देना। जैसे हम पोस्टर बनाते हैं, ये जितने भी पब्लिक पोस्टर्स हैं जिनके द्वारा हमें कोई ना कोई संदेश मिलता है, कोई ना कोई जानकारी मिलती है, तो बच्चों को भी हम इस तरह से विज्ञापन बनाने के लिए कहते हैं कि हमें कम शब्दों में कोई ना कोई मैसेज देना है। जैसे हम पर्यावरण सुरक्षा पर बनाते हैं, जल बचाओ पर बच्चों को देते हैं, फिर उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पीछे साक्षरता अभियान, स्वच्छता पर बहुत से ये सारे इन्फोग्राफिक के माध्यम से, कि हमें पिक्चर्स के माध्यम से कम शब्दों में हमें कोई ना कोई संदेश दे। तो बच्चा उससे क्या करता है, बच्चे में उससे क्रिएटिविटी आती है। फिर उसके बाद उसमें एक, जैसे जो भी वो विज्ञापन बना रहा है उसके प्रति वो सोचता है और अपने अंदर उसकी अगर पर्यावरण सुरक्षा का ही वो बना रहा है तो खुद भी वो पेड़ काटने के लिए क्या करेगा, वो सोचेगा कि हमें पेड़ नहीं काटने, बाकियों को भी सिखाएगा। ऑनलाइन ब्लॉग,
स्वरचित कविता दी। अब ऑनलाइन ब्लॉग जैसे आजकल सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है, बच्चों के पास भी नेट का एक्सेस है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अब जब हम उनको ऑनलाइन ब्लॉग्स लिखने के लिए कहेंगे तो बच्चा एक्सप्लोर करेगा, पहले दूसरों के लिखे हुए पढ़ेगा। हम उसको बताएंगे कि ऑनलाइन ब्लॉग्स क्या होते हैं, उसको बोलेंगे तो वो दूसरों के लिखे हुए ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़ेगा, सोर्सेस देखेगा, रिसर्च करेगा और देखेगा पैटर्न की किस पैटर्न में लिखा हुआ है, लिखने का पैटर्न सीखेगा। और इससे क्या होगा, उसने एक्सप्लोर किया, उसने रिसर्च किया, उसने पैटर्न को उसने सूक्ष्म निरीक्षण किया, बड़ी सूक्ष्मता से उसने निरीक्षण किया कि कैसे लिखते हैं, उस पैटर्न को सीखा, फिर उसने लिखने की कोशिश की, राइटिंग स्किल्स बढ़े। एक ही एक्टिविटी से हम बहुत से स्किल्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि बच्चे ने एक्सप्लोर किया, बच्चे ने जानकारी इकट्ठी की, रिसर्च किया, उसने लिखने का पैटर्न सीखा, फिर उसके बाद उसने लिखने की कोशिश की। तो इस तरह से हम बहुत से स्किल्स जो हैं, बहुत सी कलाएं जो हैं, बहुत से कौशल बच्चे के अंदर भर देते हैं। प्रश्नोत्तरी है, एंकरिंग है, क्विज करवाते हैं, उसमें हम एंकरिंग भी करवाते हैं, एक बच्चा एंकर बनता है, हम एंकरिंग भी करवाते हैं। प्रश्नोत्तरी में बच्चे क्वेश्चंस बनाते हैं। अब जब वो बच्चा एंकरिंग करेगा उसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ेंगे, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के, अपनी भाषा को वो शुद्ध करने की कोशिश करेगा, अपने उच्चारण को शुद्ध करेगा, भाषा पर अधिक से अधिक पकड़ बनाने की, नए नए शब्दों को सीखेगा, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएगा। और इसमें एक एंकरिंग में आजकल ऑनलाइन में ये है कि अपनी तुरंत बुद्धि का प्रयोग करेगा, स्पॉन्टेनियस बनेगा। अब सपोज जैसे हम ऑनलाइन क्विज ले रहे हैं, क्लास में से कोई बच्चा एग्जिट हो गया, ऑनलाइन करवा देते, कोई पार्टिसिपेंट एग्जिट हो गया एकदम से, नेटवर्क कनेक्शन कहीं भी आ सकता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है, तो उससे एकदम से वो पैनिक नहीं क्रिएट करेगा, घबराएगा नहीं कि मुझे क्या करना है, सिचुएशन का सामना करेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढेगा। तो इससे क्या होगा, उसको सिचुएशन को हैंडल करना आएगा, वो पैनिक नहीं होगा। तो इस तरह से ये कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को बहुत सी स्किल्स बच्चों के अंदर पैदा कर सकते हैं, बहुत सी कलाओं में उनको निपुण कर सकते हैं। अब ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जैसे ये है लेसन्स है हमारे, इनके आधार पर भारत में कौन कौन से त्यौहार आते हैं उनकी ये हम पोएम पढ़ाते हैं, 12 मासा पढ़ाते हैं। अब उस पोएम में हम देखते हैं कि हर महीने की ऋतु के बारे में बताया हुआ है, मौसम के बारे में बताया हुआ है, और उस मौसम में उस महीने में क्या क्या होता है वो बताया हुआ है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम त्योहार पूछ सकते हैं, त्योहारों की सूची बना सकते हैं, उन पर्वों को आप कैसे मनाते हैं। अब ये एक्टिविटी पर हम कुछ भी, त्योहारों पर हम पोस्टर बनाने के लिए कह सकते हैं, त्योहारों पर हम अनुच्छेद लिखने के लिए कह सकते हैं, त्योहार हम कैसे मनाते हैं ये तो आप नॉर्थ इंडिया के त्योहार, उत्तरी भारत के, दक्षिण भारत के, पूर्वी भारत के, पश्चिम भारत के, उन त्योहारों को आप क्लासिफाई करने के लिए कह सकते हैं कि हम अगर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हम साउथ इंडिया के त्योहारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। तो इस तरह से बच्चे जो हैं उनकी जानकारी रिसर्च करेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, तो इससे उनमें भारतीय संस्कृति से उनका परिचय होगा, अनुभव मिलेगा, उनको ऋतुओं और त्योहारों की जानकारी मिलेगी। एक और लेसन है हमारा अन्नदाता कृषक है चैप्टर। अन्नदाता कृषक में कृषक के बारे में बताया हुआ है, ग्रामीण परिवेश के बारे में बताया हुआ है। अब ये मैंने एक्टिविटी थी कि हमने बहुत से वर्ड्स, ये हेल्पिंग बॉक्स लिए, प्रकृति, किसान, कुआं, हरियाली, आकाश, खेत खलिहान, पनघट, यहाँ पर ये मेरा मिस हो गया, पशु पक्षी, पोखर, स्वच्छ हवा, सूर्योदय, ये मैंने हेल्पिंग बॉक्स दिया। ग्रामीण परिवेश को व्यक्त करते हुए एक चित्र बनाएं व उससे संबंधित एक स्वरचित कविता लिखिए, चाहे तो नीचे दिए गए शब्दों की सहायता ले सकते हैं। अब बच्चे को हमने चित्र बनाने के लिए कहा, कविता लिखने के लिए कहा। अब इससे क्या हुआ, आप कुछ और भी इसमें कर सकते हैं, आप अनुच्छेद दे दीजिए, आप चित्र तो दे ही दिया, पोस्टर दे दिया, आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं, हेल्पिंग बॉक्स दे दिया, आप इसमें और वर्ड्स भी पोएम में से ले सकते हैं,
संज्ञा सर्वनाम विशेषण छांटने के लिए आप दे सकते हैं, कोई भी वर्ड्स आप दे सकते हैं, किसी भी एक शब्द को लेकर आप उसका सीन बनाने के लिए दे सकते हैं, उसके बारे में बोलने के लिए कह सकते हैं। अगर आपने मौखिक वो करवाना है तो आप बोलने के लिए कह सकते हैं। भावों में कुशलता आएगी, भावाभिव्यक्ति आएगी, उनको कविता लिखेंगे, लय के साथ पढ़ना आएगा, विचार विमर्श करेंगे बच्चे आपस में कि इन शब्दों से हम क्या क्या बना सकते हैं, हमारे साथ विचार विमर्श करेंगे, हम क्लास में चर्चा कर सकते हैं इसकी। अब इसमें सारे शब्द जो हैं वो पर्यावरण से रिलेटेड हैं, किसान से। इस पोएम में हम किसान के बारे में पढ़ते हैं। हमें भी हमारा कर्तव्य क्या है कि हम पर्यावरण का ध्यान रखें, प्रकृति के प्रति प्राकृतिक आकर्षण। सूर्योदय का दृश्य अगर हम बच्चे को कहेंगे कि वो देखो उठ के, तो वो उसमें एक आकर्षण महसूस करेगा, रोज उठकर देखने लगेगा, उसको अच्छा लगेगा। जीवन मूल्य, किसान के बारे में पढ़ते हैं। किसान हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हमारा अन्नदाता है, मेहनत करता है, उसकी मेहनत के बल पर ही हम मनुष्य जिंदा है। अब इसी तरह हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसमें से भी है पक्षियों के संबंधी जानकारी एकत्रित कीजिए, या उसमें से हम बहुत से शब्द ले सकते हैं, कनक है, जल है, पक्षी है, तो ये ले सकते हैं शब्द, जिससे हम उनके पर्यायवाची शब्द ढूंढने के लिए कह सकते हैं, उनके चित्र लगाने के लिए कह सकते हैं, या कुछ ऐसे शब्द ले सकते हैं जिनके विलोम शब्द लगाने के लिए कह सकते हैं। तो इनमें से हमारे कौशल वृद्धि ये सारे यही है कि बच्चों में आत्मविश्वास आता है, आत्मनिर्भरता आती है, भाषा का ज्ञान मिलता है, सृजनात्मकता आती है। तो ये सब गुण बच्चे में पैदा होते हैं। जब चर्चा करते हैं, हम क्लास में डिस्कशन करते हैं, तो तार्किकता भी आती है, बच्चा अपने तर्क को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाता है। कामचोर पाठ है हमारे पास एक। आप घर के सदस्यों के किन किन कामों में सहायता करते हैं, उनकी सूची तैयार कीजिए। अब जो बच्चे तो घर में अपने पेरेंट्स की, मम्मी की, पापा की हेल्प करते होंगे, वो तो सूची तैयार कर लेंगे। अब क्लास में बच्चों को इसके साथ एक और ऐड कीजिए कि बेटा जो नहीं करते, कोई बात नहीं, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए और आज से करना शुरू कीजिए। आपने आज कौन से काम किए, आज आपने अपनी मम्मी की किन किन कामों में सहायता की, वो लिखिए। आप किन किन कामों में सहायता कर सकते हैं और रोज करेंगे, ये सिखाइए बच्चे को, कि बच्चे जो नहीं करते काम वो करने लगेंगे, ताकि वो एक ईमानदारी से अपने उन कामों को लिखें। सहयोग की भावना आएगी, कर्तव्य बोध आएगा, जिम्मेदारी की भावना आएगी कि घर में घर को चलाना, घर को साफ रखना, घर के काम करना सिर्फ मम्मी पापा का ही काम नहीं है, बड़ों का ही काम नहीं है, हर घर के हर सदस्य की जिम्मेवारी है। कर्म ही पूजा है, जैसे भाव व्यक्त करते हुए आदर्श वाक्य स्लोगन के रूप में, कर्म ही पूजा है। इसको हमने चित्रों के माध्यम से एक स्लोगन लिख सकते हैं, इसके ऊपर संवाद करवा सकते हैं, इसके ऊपर अनुच्छेद लिखने के लिए कह सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कीजिए, आप वो कह सकते हैं। स्वबोध होगा, कर्मशीलता आएगी और सीख लेने की प्रेरणा मिलेगी। अब ये हमारी ग्रामर एक्टिविटीज हैं कि इस एक्टिविटी में एक वर्ग पहेली बनाई गई है और उसमें से शहरों के नाम ढूंढ कर लिखिए। अब आप इसमें से संज्ञा शब्द बना सकते हैं, सर्वनाम शब्द बना सकते हैं, विशेषण शब्द दे सकते हैं, ऐसी ही वर्ग पहेली में विलोम शब्द बना सकते हैं। और फिर उसके बाद खोज प्रवृत्ति का, कि कुछ भी अगर हम वर्ग पहेली देते हैं तो उससे हमारा खोज करने की, बच्चे ढूंढते हैं, ध्यान से देखते, फटाफट ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपस में उनका कंपटीशन होने लगता है कि किसने पहले ढूंढे, किसने ज्यादा ढूंढे, और बुद्धि का विकास होता है। स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र एकत्रित करके एक सुंदर कोलाज अखबार पर बनाइए और कक्षा के बुलेटिन बोर्ड पर, अब आप कॉपी पर बनाने के लिए कह सकते हैं कि उसकी कॉपी की वो पिक क्लिक करके आपको भेजेंगे। रचनात्मक अभिव्यक्ति का विकास होगा और ज्ञान की, जब जिन सेनानियों की वो पिक्चर इकट्ठी करेंगे, उनके नाम जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या किया, उनको ज्ञान मिलेगा। विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए, व्याकरण ज्ञान मिलेगा, भाषा कौशल आएगा, वर्तनी शुद्ध होगी। और उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है कि आप एक सुंदर, बच्चों को ये एक्टिविटी आप
दे सकते हैं, हॉलीडेज होमवर्क में भी दी जा सकती है कि आप एक सुंदर एल्बम तैयार कीजिए। यह तरह तरह के सिक्कों, स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक इमारतों के चित्र, फूलों के चित्र या सूखे फूल पत्ते आदि कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कि एक एल्बम बनाने के लिए कहा जाएगा। अपनी मनपसंद चीज का वो संग्रह करेंगे और उनको कुछ दे दिए आपने कि इन चीजों का आपको संग्रह करके एल्बम बनानी है। अब ये तो काम बहुत इजी है कि बच्चे संग्रह कर लेंगे, फूल इकट्ठे कर लेंगे, पत्ते इकट्ठे कर लेंगे, चित्र इकट्ठे कर लेंगे। अब उसके बाद बच्चों को ये दीजिए, क्रिएटिव दीजिए, इसको क्रिएटिव बनाइए कि अब उसमें एक लिख लिख कर भी चिपकाइए। अपने लेख में आपने वस्तु विशेष को क्यों चुना, कि आपने जो वस्तु ली है, सपोज आपने फूल लिए हैं, ऐतिहासिक इमारतें ली हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो ली है, क्यों ली है आपने, क्यों चुना, और इसकी प्रस्तुति आपने कैसे की है, कहाँ कहाँ से ली, कहाँ से ढूंढा इनको, और इनको ढूंढने में, आपकी एल्बम बनाने में किन लोगों ने आपकी सहायता की है, जिन लोगों से आपने मदद ली है उसके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। अब ये तो बच्चों ने कर लेंगे बच्चे, और साथ में अब क्रिएटिविटी जो इसकी बनानी है, बच्चों को कुछ हमने सृजन करने के लिए कहना है, कुछ नया करने के लिए कहना है, कुछ नया क्रिएट करने के लिए कहना है, तो वो साथ में हर एक्टिविटी के साथ जरूर होगा। उसी से कौशल वृद्धि होगी, सृजनात्मकता आएगी, रचनात्मकता आएगी, संग्रहण प्रवृत्ति आएगी और बच्चा खोज करेगा। वाक्यों को पुनः शुद्ध, ऐसी वर्कशीट्स हम बहुत बनाते हैं, सब बनाते हैं, व्याकरणिक ज्ञान आता है और भाषा कौशल में वृद्धि होती है। तो ये सब एक्टिविटीज हैं जो बच्चों को करवाई जा सकती हैं। अब ये कुछ हमारी एक्टिविटीज हैं जो हमने करवाई हुई हैं, हमारे मैम ने करवाई हुई हैं। ये बच्चों ने न्यूज़पेपर बनाया हुआ है। हाँ, ये हमारे मैम ने विलोम शब्द बनाने के लिए ये स्टिक्स बनाई हुई हैं और वो बच्चों को समझाते हैं और बच्चे भी ऐसे ही बना के उनको दिखाते हैं। पर्यायवाची शब्द हैं, व्याकरण का कोई खेल की चित्र बनाए गए हैं और बच्चों ने इस चित्र के अनुसार की जो नाम लिखा है, अब इस चित्र को आपने क्या करना है, इस चित्र में बच्चों ने इसमें वर्ग पहेली में से उनके नाम ढूंढकर लिखने। तो बच्चे नाम ढूंढेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे वही खोज प्रवृत्ति आएगी, बच्चों में क्रिएशन आएगी और बच्चों को खुद बनाने के लिए भी कि एक आप उनको दिखा सकते हैं और बच्चे खुद भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये पोएम है, ये पोएम है, इसमें पर्यायवाची शब्द हैं, ये बच्चों को दिखाई जा सकती है कि पोएम है। बच्चे इस पोएम में से कितने शब्द हैं वो ढूंढेंगे, उन शब्दों से रिलेटेड पिक्चर, ये बच्चों को एक्टिविटी दी जा सकती है कि इस पोएम को बच्चे गाकर सुनाएंगे, याद भी करेंगे, बच्चे गाकर सुनाएंगे, बच्चे लय से इसको पढ़ना सीखेंगे, इसकी लय बनाएंगे। जरूरी नहीं है हर बच्चे की लय एक जैसी होगी, लय बनाएंगे इसकी, और फिर बच्चे खेल खेल में ही पर्यायवाची शब्द याद कर लेंगे कि इसमें से ढूंढकर पर्यायवाची शब्द लिखेंगे और फिर उसके बाद याद करेंगे, इसकी लय बनाएंगे और इसको हम कक्षा में गाएंगे भी, बच्चों से सुनेंगे हम। तो इस तरह से हम बच्चों को बहुत सी एक्टिविटीज करवा सकते हैं कि कला के माध्यम से ही हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये सारे जो हमने बनाया है कला समेकित शिक्षण, कि ये जो हम बच्चों को एक्टिविटीज करवाते हैं, कि हमारा उद्देश्य क्या है, कि हम जो हैं बच्चों को रटंत प्रणाली से दूर करना चाहते हैं। हम बच्चे में के अंदर सृजनात्मकता, रचनात्मकता बड़ी रोचक ढंग से पैदा करने चाहते हैं, कि जो हमारे वर्तमान समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें ऐसे नागरिक बनाने हैं जिनके पास व्यवहारिक ज्ञान हो, ज़रूरत पड़ने पर उसका प्रयोग कर सके, और जब वो किताबी ज्ञान लेकर बाहर की दुनिया में प्रवेश करे तो अपने जो उसने ज्ञान अर्जित किया है, जो इतने साल उसने पढ़ा है, उस ज्ञान का प्रयोग कर सके। और अगर हमारे विद्यार्थी ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो हमारे शिक्षण का उद्देश्य
पूरा हो जाता है और शिक्षक के रूप में हम सफल हो जाते हैं। तो आइए हम आपके विचार जान लेते हैं कि आपको इस प्रेजेंटेशन में, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। मेरे से कुछ पॉइंट रह गया हो तो मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। आप में से कोई? मुखर्जी मैम। सीमा मैम, ये बताया आपने, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, हम व्यक्ति तो इससे बढ़ती है, इनसे जो है इनका व्याकरणात्मक साथ जो अटैचमेंट, ठीक है ना, उसको भी हम इसी के साथ जोड़कर कर सकते हैं। जैसे हमने दिखाया, छोटे छोटे विलोम शब्द दिखा दिए हमने, पर्यायवाची। इसी तरह पर्यायवाची को हम ये 10 हाथों के साथ अपने ही हाथों में हम पर्यायवाची लिंग तत्वों या वचन तत्वों का भी दिखा सकते हैं। अपने इन्हीं उंगलियों के ऊपर हम बनाकर उस चीज को, यहाँ लड़का यहाँ लड़की, हाँ, उनको कितने ज्यादा हम से क्रिएटिविटी हम उनसे कर सकते हैं, इन चीजों को हम सिखा सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे तरह से किया है, बहुत सुंदर किया है। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैडम। नमस्कार नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार जी। मैडम, मैं पूछ रहा, जो पर्यायवाची से जो कविता बनाने के लिए यहाँ है, हाँ जी, तो 7वीं 8वीं के लिए बहुत उचित रहेगा। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। और हाँ जी। मैं ऐसा एक्टिविटी पहली बार देखा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। और इसमें सुविधा क्या हो कि बच्चे कम से कम पर्यायवाची के लिए व्याकरण की किताब खोलेंगे, देखेंगे। जी सर, जी जी जी। 2-2 4-4 पर्यायवाची खोलेंगे, देखेंगे एक, और दूसरी बात है उससे कविता बनाएंगे भी। जी सर, जी जी। कविता को खूब अच्छे से कोशिश करेंगे कि शब्द को कहाँ बैठाएं, उस शब्द को कहाँ बैठाएं, कैसे कविता बनाएं। तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए 7वीं 8वीं के लिए तो बहुत ही उचित है। थैंक यू सर। हाँ जी सर, बिल्कुल। वो बच्चे सब कुछ सीखेंगे, क्रिएट भी करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे अपने लिए। हाँ जी सर, मैम, ज्ञान होगा। जी जी सर, थैंक यू। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी मैम। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो बहुत हार्दिक आपको बधाई और शुभकामना। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी आपने अभिव्यक्ति की। सेकंड थिंग मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे बच्चे पर्यायवाची हम याद करने को कहते हैं तो करते नहीं है, कर नहीं पाते, यानी अब इवन कि हमें भी नहीं याद होते बुक में से, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन होती है। और जो ये क्रिएटिविटी आपने दिखाई है, इसके माध्यम से बच्चे ऑब्वियसली याद करेंगे, याद कर पाएंगे अच्छे से, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्टिंग वे होगा उनके लिए एक नया। तो बहुत ही अच्छा मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको वो मेरी पोएम अच्छी लगी, क्योंकि वो बच्चे बनाएंगे ना जब खुद, उनमें बहुत क्रिएशन आएगी। हाँ जी, जब वो खुद प्रैक्टिस करेंगे। नहीं है तो 2-2 4-4 लाइन्स ही बनाए। हम उनको पोएम बनाने के लिए नहीं, एक एक पैराग्राफ बनाने के लिए ही कह सकते हैं उनको। ऐसे भी हो सकता है ना? यस बिल्कुल मैम। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार जी। उमेश जी, मैं 1 ही मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, सॉरी बीच में बोल पड़ी हूँ। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर आशा बात कर रही हूँ, दिल्ली डीएवी डीएवी सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से। जी मैम। आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत अच्छा था, बहुत कामली आपने समझाया, और आपका जो एक व्यक्तित्व है वो अपने आप में बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व, जब हमें लग रहा है तो बच्चों को तो कितना लगता होगा। और मैं यही कहूँगी कि जिन भी स्टूडेंट्स को आप पढ़ाती होंगी वो बहुत ब्लेस्ड होंगे,
थैंक यू मैम, थैंक यू। गरिमा आपके व्यक्तित्व में है, वो अपने आप में एक सराहनीय प्रयास कह सकते हैं कि वो बनाने में कितना आपको मेहनत लगी होगी। वो कहते हैं कि इमारत बता देती है कि वो वाकई में कितनी पुरानी और कितनी मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जितनी क्रिएटिविटी आपने यहाँ पर दिखाई है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और एक मैं इसमें अपना सुझाव जोड़ना चाहूंगी कि एक मैं शैली प्रयोग होता है। मैं शैली के अंदर हम बच्चों को जो है जैसे पौष मास या 12 मासा का मैं एक एग्जांपल देना चाह रही थी। जी मैम। मैं शैली में जो है वो अपना प्रेजेंटेशन दें बच्चे कि मैं ये महीना हूँ और इसमें ये होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश में बच्चा अपने आप को मैंगो प्रेजेंट करता है और अपनी एक वो बताता है कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं। तो मैं शैली प्रयोग इस क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। हाँ जी मैम जी, वो भी एक्टिविटी बड़ी अच्छी हो सकती है कि बच्चे हर मास का बने। हाँ, हर मास बने। हाँ, वो बहुत ही एक अच्छा है। और कामचोर में जितनी भी आपने एक्टिविटीज दिखाई वो बहुत नया प्रयोग है, वो मैं भी ट्राई करूंगी जरूर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, और कोई अपने विचार शेयर करना चाहता है? हाँ जी, उमेश सर आप बोल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी मैडम नमस्ते। जी नमस्ते सर, नमस्ते। मैं उमेश चंद्र कुशवाहा, हाँ जी डीएवी पब्लिक स्कूल रूपनारायणपुर, वेस्ट बंगाल से। जी सर जी। मैडम ये आपकी जो प्रस्तुति थी बहुत अच्छी तो लगी ही, ठीक है। और ये जो पर्यायवाची शब्द था मैडम, ये मुझे पहली बार देखने को मिला, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बाकी और शब्दों को कोशिश करूंगा कि जो आपने नहीं बनाया हाँ तो उसे मैं हो सकता है कि और बनाने की कोशिश करूं। और ये आपकी कविता तो बस मैं किसी क्लास में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आपने बहुत अच्छे बनाया है। थैंक यू सर। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, अच्छा अब मैम ना आप सब पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि जो लिंक पोस्ट हुए हैं ग्रुप में उनको भी भर दीजिए। आपके अटेंडेंस के हैं, वो अटेंडेंस के लिए हैं। अपना फीडबैक फॉर्म और अपना क्वेश्चनर फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, वो जरूर भर दीजिएगा आप प्लीज। feedback form and questionnaire form, वो जरूर, that is for your attendance। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन आपको कुछ अच्छी लगी और मैम ने एक वो सुझाव दिया है। मैं भी वो एक्टिविटी जरूर करूंगी कि वो एक्टिविटी हम करेंगे अपनी कक्षा में। मैं जरूर करूंगी 12 मासा की। नमस्कार सीमा मैम। जी मैम, जी मैम। हाँ जी, मैं नमस्कार मैम, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। जी मैम, जी। हाँ जी, डीएवी स्कूल से मैम। मैम ये जो 12 मास्टर का हमने किया था तो उसमें इंटीग्रेशन के लिए बच्चों को ऋतुओं के बारे में भी तो बता सकते हैं। जी मैम, ऋतुओं के बारे में मैम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी हम जब कविता एक्सप्लेन करते हैं तो इसलिए नहीं वो हो किया मैंने, नहीं हम साथ साथ एक्सप्लेन करते थे। हाँ जी, बच्चों से पूछ सकते हैं। महीनों में तो आई है, मतलब उसमें दिया हुआ ऋतुओं का भी है। चलो महीना बता कि ऋतुओं से ज्यादा बच्चों को ज्यादा, तो मेरे ख्याल ज्यादा उनको इंटरेस्ट दिलचस्पी पैदा होगी कि हाँ हमारे ऋतुएं हैं। और अगर हम उनको आर्ट की तरह उनके ग्रुप्स बना करके कोई वर्षा का, कोई बसंत का, कोई किसका जो है उसमें हम आर्ट इंटरप्रिटेशन करवा सकते हैं इसका। हाँ जी, हाँ जी, करवा सकते हैं, बिल्कुल मैम करवा सकते हैं। वो तो देखिए हम सब वही हैं, यहाँ पर हम अपने व्यूज शेयर करने के लिए बैठने की आपने कोई करवाई तो हम सीखें। हाँ जी, हाँ करवाई जा सकती है, वो भी बहुत अगर ये कर सकते हैं तो जो दूसरे हैं वो भी बता सकते हैं कि हम ये भी करवा सकते हैं। ये भी करवाते हैं, या हम आधी कक्षा को वो दे दें, आधी को वो दे दें, वो दे दें। हाँ जी, हाँ ठीक है ना, कि बच्चों का दोनों हो जाएगा। कि बच्चों को महीनों के बारे में भी देसी अंग्रेजी तो पता ही चलेगा, साथ में हमारी साथ में हाँ ऋतुओं के बारे में भी पता चल जाएगा। बिल्कुल, और थोड़ी ज्ञान वृद्धि हो जाएगी उसकी ना। जी सर, हाँ जी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा सीमा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। मैम नमस्कार मैम।
मैम नमस्कार, मैं शोभा नामदेव, डीएवी विश्रामपुर से मैम। जी मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति मैडम। आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि स्वतः ही वो आदमी सामने वाला अभिभूत हो जाएगा मैडम। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण और बहुत ही सुंदर आपकी आवाज है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा दी कि जो ये प्रायोगिक तौर पे आपने बताया मैडम, हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है मैम। धन्यवाद मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम। इसमें एक लिखा हुआ है मेजर टेक अवे, उसमें कुछ थोड़ा सा गाइड करेंगे, इसमें लिखना क्या है? मेजर टेक अवे कि इसमें आपने मेजर वो लिख दीजिए एक पॉइंट में कि क्या सीखा आपने इससे प्रेजेंटेशन से, यही होगा। अच्छा ओके, सीख क्या मिली? हाँ जी। मैम एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली मैम लिंक जो है वो मेरे पास नहीं है सीमा मैम, वो अरुषि मैम के पास है। मैम टेक अवे का मीनिंग वही है जो आपने बताया है अभी। अच्छा यही है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है मैम। ओके। हाँ जी ठीक है मैम। चलिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबने मेरे मेहनत को, जो मैंने थोड़ा बहुत किया था, उसकी सराहना की। मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि मैं इस योग्य बन सकी कि मैं कुछ आपको बता सकूं, आपके विचार जान सकूं। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ जी मैम। नमस्ते मैडम, मैं राजकुमार दुबे। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, मीना गन्नौर से बोल रही हूँ मैम। मैं 3 बजे से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, पर लिंक ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था। अभी ज्वाइन हुआ है। ओके मैम। ओहो, अभी ज्वाइन हुआ? यस मैम। मैं बड़ी देर से ट्राई कर रही हूँ, हो ही नहीं पा रहा था ज्वाइन। कोई बात नहीं, आप मुझे पर्सनल में कर लेना, हम वहाँ पर शेयर कर लेंगे। मैम एक्चुअली 100 पार्टिसिपेंट्स से ज्यादा नहीं आ सकते और पूरी मीटिंग में मोर देन 100 ही रहे हैं। हाँ जी, तो मेरा भी ज्वाइन नहीं हो पाया, मैं भी वंचित रह गई आपके नाम से। नमस्कार मैम। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। आरुषि मैम वो कर देंगे। आरुषि मैम ये है इंचार्ज। नमस्ते। नमस्ते सर। मैडम नमस्ते। मैं राजकुमार दुबे, डी पब्लिक स्कूल हिंदुस्तान के विल्स नारायणपुर वेस्ट बंगाल जोन से। जी सर। और मैं शुरू से ही आपकी अभिव्यक्ति मैं सुन पाया और शुरू से ही अभी तक मैं सुनता आया हूँ और मुझे बेहद ही रोचक लगा। और जिस कलात्मक शिक्षण को कलात्मक ढंग से आपने प्रस्तुत किया है, वह निसंदेह शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए भी लाभप्रद होगा। और हमारी कोशिश होगी कि हम इसे साकार रूप दें, खास करके जब हम ऑनलाइन क्लासेज लें तो आपकी इस कलात्मक शिक्षण को हम साकार रूप देना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ मैडम, और एक और बात मैडम, मैं लिंक ओपन करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरा लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है, अटेंडेंस का और फीडबैक का। आरुषि मैम ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है इनका। सर आपका नहीं हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा है। नहीं, वैसे तो लिंक ओपन हो रहा है। आप एक बार मैम कर दिया अटेंडेंस एंड अगेन मैम प्लीज सेंड अगेन अटेंडेंस लिंक एंड क्वेश्चनियर। Arushi ma'am, please send again the link. Sure ma'am, I am sending it again. But ma'am, we have to end the meeting because at 4 next session has to be started. Okay ma'am, but link send कर दीजिए so that presentation thing. Thank you Seema ma'am, बहुत अच्छा। Thank you Excuse me ma'am, I have posted it again. मैडम लिंक सबमिट हो रहा है, मतलब कि ओपन हो रहा है और हमने सबमिट भी कर दिया है, तो लिंक चल रहा है मैम। हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। बेबी सर नेटवर्क इशू ना हो। जी मैडम, यही मैं मुझे ऐसा ही लग रहा है। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ कोई नेटवर्क इशू ना हो। Ma'am, I'm closing the meeting now. Okay, ma'am. Okay. Thank you, all of you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Excuse me, ma'am. मेजर टेक अवे में एक बार बताएंगे मैम? क्या मेजर टेक अवे कोई ऑप्शन है? Take away, ma'am. Take away what you have learned from this webinar. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. जी सर।